नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु शर्मा हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद हैं। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, पर्यावरण की या फिर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे किसानों के हित में सरकार की ठोस पहल की। देखेंगे आलू प्याज की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए क्या कर रही है सरकार। जानेंगे मशरूम की खेती कैसे बढ़ाएगी पंजाब सरकार। बताएंगे राजस्थान में घटती ऊंटों की संख्या के बारे में। साथ ही बताएंगे गंगा की स्वच्छता के लिए लॉन्च हुआ कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन। देश के किसानों को किसी भी कीमत पर नुकसान ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ठोस पहल कर रही है। सरकार किसानों के लिए 3 अहम मुद्दों को देखते हुए एक बीमा योजना ला रही है, ताकि किसान हर मुश्किल का सामना कर सके, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर किसी भी तरह की क्षति। कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक नई कृषि बीमा योजना ला रही है। इस योजना के तहत छोटे और गरीब किसानों को प्रीमियम पर छूट मिलेगी। साथ ही किसानों की आमदनी के आधार पर बीमा राशि तय की जाएगी। इसके अलावा इस बात का भी प्रावधान किया जाएगा कि उस दौरान भी किसानों की मदद की जा सके जब किसान खेती नहीं कर पा रहे हों। ऐसी स्थिति में किसान को न्यूनतम आमदनी जितनी राशि दी जाए, ये राशि तब तक दी जाए जब तक कि वे दोबारा खेती करने की हालत में नहीं आ जाते। इस संबंध में खाद्य और कृषि मंत्रालय से बातचीत अंतिम दौर में है। हालांकि नई बीमा फसल के मसौदे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अच्छी मॉनसून और अच्छी पैदावार की उम्मीद बनी हुई है। कई राज्यों में अब तक उम्मीद से बेहतर मॉनसून के चलते सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में धान, दलहन और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलों की बुआई गति पकड़ेगी। कई राज्यों में उम्मीद से बेहतर बारिश होने की वजह से केंद्र सरकार खरीफ सीजन में अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रही है। सरकार का मानना है कि मॉनसून के चलते आने वाले दिनों में धान, दलहन और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलों की बुआई गति पकड़ेगी। इस साल अभी तक की बरसात उम्मीद से बेहतर रही है। ज्यादातर राज्यों में बुआई प्रगति पर है और आने वाले दिनों में फसलों की बुआई और तेजी पकड़ेगी। सरकार मानसून संबंधी सभी समस्याओं और मौसम के अनुकूल खेती करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से परामर्श भी कर रही है, ताकि जहां बारिश कम होने की संभावना है वहां किसानों को मौसम के हिसाब से खेती करने की सलाह दी जा सके। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के जरिए भी किसानों की मदद कर रही है। दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। दाल की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ दाल आयात को लेकर भी सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार ने 5000 टन अरहर दाल आयात करने के लिए टेंडर जारी कर दी है, ताकि जल्द से जल्द कीमतों पर काबू पाया जा सके। केंद्र सरकार दाल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पहल कर रही है। एक तरफ किसानों को दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सितंबर से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के वास्ते 5000 टन अरहर दाल आयात करने के टेंडर जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की MMTC ने 5000 टन अरहर दाल की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, लेकिन बोली में लगाई गई कीमत के आधार पर आयात की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। सरकार के MMTC और अन्य ट्रेडिंग एजेंसियों को घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए दालों का आयात करने का निर्देश दिया है। आलू प्याज की कीमतें अब आपको और नहीं रुलाएंगी। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्यों ने आलू प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर आलू प्याज के दाम बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश किसानों के साथ साथ आम आदमी के हितों का भी ध्यान रख रही है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश ने आलू प्याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने का काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने मार्कफेड को तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कवायद केंद्र सरकार के उस फरमान के बाद शुरू की है, जिसमें राज्यों से कहा गया है कि किसी भी कीमत पर आलू प्याज के दामों को ना बढ़ने दिया जाए। इस योजना के तहत आलू प्याज जैसी दैनिक उपयोग के सामान किसानों से उस वक्त खरीदे जाएंगे जब इन चीजों के दाम बाजार में काफी कम रहते हैं। बाद में खराब मौसम और प्रतिकूल समय में जब दाम में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, तब सरकार बेहद कम दामों में लोगों को खुले बाजार के माध्यम से आलू प्याज जैसे जरूरी दैनिक उपयोग के सामान उपलब्ध कराएगी।
हो सकता है इस साल देश में मूंगफली की पैदावार ज्यादा हो, क्योंकि खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय कृषि विभाग के आंकड़ों ने इस बात की तस्दीक की है। हालांकि अभी तक कपास की खेती में खास तेजी नहीं देखी जा रही है, साथ ही कपास का रकबा भी घटा है। इस बार किसानों को कपास की जगह मूंगफली की खेती ज्यादा रास आ रही है। यही वजह है कि पिछले खरीफ सीजन 2014-15 की तुलना में इस वर्ष 2015-16 के चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 25% बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक मूंगफली की बुआई कपास से बेहतर रही है। देश में चालू खरीफ सीजन में 19 जून तक 1,36,000 हेक्टेयर में मूंगफली बोई जा चुकी है, जबकि पिछले साल अब तक 69,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस तरह ये आंकड़े मूंगफली बुआई में 72% बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। मगर देश में कपास का रकबा मामूली घटा है। बीती 19 जून तक 19.6 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है, जो गत सीजन में 20 लाख हेक्टेयर थी। पंजाब मशरूम की खेती में भी अव्वल हो, इसके लिए राज्य सरकार ने ठोस पहल की है। मशरूम किसानों को आधुनिक तकनीक मुहैया कराने के मकसद से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। अब पंजाब के किसान मशरूम की खेती भी आधुनिक ढंग से कर सकेंगे। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में मशरूम की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये राज्य सरकार की विविधीकृत कृषि की महत्वाकांक्षी योजना की दिशा में एक और कदम है। राज्य सरकार की इस पहल से किसान मशरूम की खेती कर अच्छा फायदा तो कमा ही सकेंगे, साथ ही पंजाब में मशरूम की पैदावार भी बढ़ेगी। उत्कृष्टता केंद्र के जरिए किसान मशरूम की खेती से संबंधित सभी जानकारियां हासिल करेंगे। साथ ही गुणवत्तापूर्ण मशरूम के बीज की आपूर्ति, मार्केटिंग, प्रसंस्करण और नई तकनीक से भी किसानों को रूबरू कराया जाएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे किसानों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है यूपी सरकार। राजस्थान के किसान आधुनिक मशीनों से खेती कर ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सके, इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को किराए पर आधुनिक यंत्र मुहैया कराने की योजना बनाई है। मॉनसून की कमी के बावजूद राजस्थान सरकार अच्छी फसल की उम्मीद कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को हित में अच्छी शुरुआत करने जा रही है। अब राज्य के किसान अपने कृषि उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेंगे, इसके लिए योजना बना ली गई है। अब बहुत जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। व्यावसायिक रूप से अत्याधुनिक ये बाजार किसान बाजार के नाम से जाना जाएगा। खेतों से बाजार तक पहुंचने में कृषि उत्पादों के मूल्य में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिसके पीछे कई कारण हैं। इन्हीं कारणों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी शुरुआत की है। अब राज्य का किसान अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेच सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक किसान बाजार बनाने का फैसला किया है। और अच्छी बात ये है कि किसान बाजार में अपना माल सीधे बेचने पर किसानों को किसी भी तरह का मंडी शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही किसानों और उपभोक्ता दोनों को बिचौलियों से भी राहत मिल सकेगी। जिस प्रकार बड़े शहरों में एग्री मॉल होते हैं, उसी तर्ज पर 2 से 10 एकड़ तक की भूमि का चयन कर किसान बाजार विकसित किया जाएगा। सरकार की इस पहल से जहां किसान को आर्थिक फायदा होगा, वहीं उपभोक्ताओं को कम दाम में अच्छा उत्पाद मिल सकेगा। राजस्थान के किसान आधुनिक मशीनों से खेती कर ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सके, इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को किराए पर आधुनिक यंत्र मुहैया कराने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत हर जिले में एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां से किसान आधुनिक मशीनें किराए पर ले सकेंगे। गरीब या सीमांत किसान भी आधुनिक मशीनों से खेती कर आर्थिक फायदा कमा सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। राज्य सरकार अब ऐसे किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाएगा, जहां से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से कृषि से जुड़े यंत्र किराए पर ले सकेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए कृषि संस्थानों, सहकारी क्षेत्र और कृषक संकाय से जुड़े युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही केंद्र खोलने के लिए सरकार की ओर से 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के संसाधन किराए पर उपलब्ध कराना है। मॉनसून की कमी के बावजूद राजस्थान सरकार अच्छी फसल की उम्मीद कर रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि भले ही मौसम विभाग ने 88% बारिश की उम्मीद जताई हो,
लेकिन राजस्थान में अच्छी बारिश होगी और फसल उत्पादन का तय लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस साल खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य 1.57 लाख हेक्टेयर रखा है। इसके लिए किसानों को 7,75,000 क्विंटल बीज मुहैया कराया जाएगा। साथ ही 13 लाख मीट्रिक टन खाद राज्य सरकार किसानों को उपलब्ध कराएगी। मानसून की कमी को देखते हुए राज्य सरकार किसानों के हित में गंभीरता से काम कर रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री ने बताया कि मौसम विभाग ने 88% ही बारिश की उम्मीद जताई है, जिसको देखते हुए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि कम बारिश होने के बावजूद हम राज्य में अच्छी खेती की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार में कमजोर मानसून की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के हित में अच्छी पहल की है। अब राज्य सरकार बिहार के किसानों को सब्सिडी पर डीजल मुहैया कराएगी ताकि कृषि लागत कम की जा सके। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी चिंता का विषय मानसून बनी हुई है। हालांकि देर से ही सही कुछ राज्यों में अच्छी बारिश हुई है, जिसका असर बुआई पर भी हुआ है। लेकिन बिहार में कमजोर मानसून की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए डीजल सब्सिडी का ऐलान किया है। बिहार में इस बार मानसून काफी देरी से आया है। 22 जून तक राज्य में सामान्य से 70% तक कम बारिश हुई है और इस बार सामान्य से 12 से 14% कम बारिश होने की आशंका है। इस वजह से किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए राज्य सरकार ने इस साल डीजल सब्सिडी की मदद में 115 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला लिया है। अगर आप पंजाब में मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस पर अमल बहुत जल्द शुरू कर दें, क्योंकि आपके लिए बेहद अच्छा मौका है। राज्य सरकार पंजाब में मछली पालन के व्यवसाय को और उन्नत बनाने के लिए तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने वाला यंत्र एरिएटर के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। पंजाब के किसानों को फायदा पहुंचाने और राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। एक नई योजना के तहत मछली पालन करने वाले किसानों को यंत्र खरीद पर राज्य सरकार 50% सब्सिडी देगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने वाला यंत्र एरिएटर लगाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। एरिएटर मछली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो मछली पैदावार बढ़ाने में अहम योगदान निभाता है। इस यंत्र की मदद से मछली की पैदावार प्रति हेक्टेयर 7 टन से भी अधिक की जा सकती है, जिससे मछली पालक अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। राज्य सरकार की मदद से किसान 2 पैडल व्हील एरिएटर के लिए 18,000 रूपए और 4 पैडल व्हील एरिएटर के लिए 23,000 रूपए सब्सिडी हासिल कर सकता है। सरकार की इस योजना से मछली पालकों में काफी उत्साह है। ऊंट भले ही राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन आज ऊंटों की घटती संख्या राजस्थान के लिए चिंता का विषय बन चुका है। पिछले 5 सालों में राजस्थान में ऊंटों की संख्या में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, जबकि राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। ऊंटों की राजधानी कहा जाने वाला राजस्थान इन दिनों ऊंटों की कब्रगाह बन गया है। पिछले 5 साल में 77% से ज्यादा ऊंट थार के रेगिस्तान में दफन हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में ऊंटों की मौत का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे सरकार की नाकामियां सामने आ रही हैं, जबकि राज्य सरकार ऊंटों की संरक्षण के लिए बजट में बढ़ोतरी भी कर रही है। इसके बावजूद राज्य में ऊंटों की घटती संख्या चिंता का सबब बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा ऊंटों की गणना में इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2007 के मुकाबले साल 2012 में ऊंटों की संख्या में 77% की कमी दर्ज की गई है। साल 2005 में राजस्थान में 5 लाख ऊंट थे, जो 2012 में घटकर मात्र 3,26,000 रह गए हैं। यानी एक दशक में ऊंटों की संख्या 2.25 लाख कम हो गई है। एक बार फिर रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे गंगा स्वच्छता के लिए बने मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के बारे में। यूं तो छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ स्टील के साथ साथ प्लास्टिक उत्पादन ने भी तेजी पकड़ ली है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार गंगा को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस पहल कर रही है। मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के जरिए अब आम लोग भी गंगा स्वच्छता अभियान से सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। अब आप और आपका मोबाइल भी सीधे तौर पर गंगा अभियान से जुड़ सकेगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, जिसकी मदद से आप गंगा को प्रदूषित करने वाले स्रोतों की तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे, ताकि संबंधित अधिकारी कार्रवाई कर सके। मोबाइल एप्लीकेशन के साथ ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने वेब पोर्टल की भी शुरुआत की है,
जहां गंगा अभियान से संबंधित सभी जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध होंगी। इस एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को बनाने का मुख्य उद्देश्य केंद्र के महत्वाकांक्षी स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर प्रभावी तरीके से योजना बनाना और उस पर नजर रखना है, ताकि गंगा अभियान को सफल बनाया जा सके। स्वच्छ पीने का पानी अब आम आदमी से दूर होता जा रहा है। खासकर यात्रा के दौरान पीने का पानी गंभीर समस्या है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, यात्रियों को पीने के पानी के लिए अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। यात्रियों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे वाटर वेंडिंग मशीन लगाने की योजना बना रही है, ताकि आम आदमी भी अपनी प्यास आसानी से बुझा सके। पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है, चाहे पीने का पानी हो या फिर किसी और इस्तेमाल के लिए। गांव से लेकर शहर तक पानी की समस्या आम है। खासकर यात्रा के दौरान पानी एक विकट समस्या है, जिसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अच्छी योजना बनाई है। अब यात्रा के दौरान आपको 15 या 20 रुपए की बोतल बंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब महज 5 रुपए में रेलवे यात्रियों को 1 लीटर शुद्ध पानी मुहैया कराएगी। बहुत जल्द रेलवे वाटर वेंडिंग मशीन लगाकर स्टेशनों पर पानी की बिक्री शुरू करने वाली है। रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इस मशीन से रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर यात्रियों को पीने के लिए मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास बोतल है तो पानी कम कीमत पर भी मिल जाएगा। यूं तो छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां स्टील के साथ साथ प्लास्टिक उत्पादन ने भी तेजी पकड़ ली है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को ये बात रास नहीं आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सावधानी बरतते हुए अब सरकार ने प्लास्टिक उद्योगों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल की शुरुआत में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाई थी। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार काफी सक्रिय है। प्रदेश में प्लास्टिक के उद्योगों के बढ़ते आकार को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार द्वारा कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य का प्लास्टिक उद्योग 3000 करोड़ से भी अधिक का है। प्लास्टिक कैरी बैग पर लगाई गई रोक को पूरी तरह से लागू करने के लिए अब जब्ती भी की जाएगी और उद्योगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आवास और पर्यावरण मंत्री ने अफसरों को प्लास्टिक उद्योगों का निरीक्षण करने और उनके द्वारा नियम तोड़े जाने पर कठोर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर उपकरणों को मूल्य वर्धित यानी वैट मुक्त करने का फैसला किया है। बढ़ती आवश्यकताओं के साथ साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है, जबकि परंपरागत बिजली बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें गंभीरता से काम कर रही हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर उपकरणों को मूल्य वर्धित कर से मुक्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही एक और फैसले में उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त सौर पावर पैक उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत साल 2014-15 में चयनित गाँव के 11,250 गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त सौर पावर पैक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योग के बढ़ते महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है। अब देश के सभी केंद्रीय स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में होगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक के पाठ्यक्रम में योग को शामिल कर दिया गया है। केंद्रीय स्कूलों के बच्चे अब योग एक्सपर्ट भी बनेंगे। पूरे विश्व में योग के महत्व को देखते हुए साथ ही बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने को कहा है। योग कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होगा। साथ ही बच्चों को योग की शिक्षा देने के लिए केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और योग को प्रोत्साहन के लिए हर वर्ष एक राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। योग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस नए विषय को अपने यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल करने या नहीं करने का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। बाल मजदूरी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व स्तर पर काम किया जा रहा है। भारत भी बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है। हालांकि एक संस्था द्वारा कराए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि जिस दर से बाल मजदूरी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है वो बहुत धीरे है। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने और बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के प्रयासों के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार जरूर मिल चुका है, लेकिन देश में 5 से 18 साल की उम्र का हर 11वां बच्चा अभी भी बाल मजदूरी कर रहा है।
बाल श्रम निर्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही एक गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एनजीओ ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर दावा किया है। संस्थान का कहना है कि जिस दर से बाल श्रम में गिरावट आई है वो बहुत धीमे है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो कामकाजी बच्चों को बाल मजदूरी से दूर करने में 1 सदी से ज्यादा वक्त लग जाएगा। इस समय 1 करोड़ से अधिक बच्चे किसी न किसी तरह से बाल मजदूरी का हिस्सा बने हुए हैं। भारत में 50% से ज्यादा कामकाजी बच्चे 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम बात हो गई है। ये समस्या शहर के लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्कूल ऑफ योगा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को बेहतर और स्वस्थ जिंदगी जीने के टिप्स दिए गए। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति सुकून के 2 पल बिताना चाहता है, लेकिन ऑफिस की चिंता और घरेलू परेशानियों के कारण इंसान कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में इस तनावपूर्ण वातावरण से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली के स्कूल ऑफ योगा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को कोहेरेंट ब्रीथिंग, योगा आसन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जुड़ी जानकारियां दी गई। साथ ही इस दौरान सूक्ष्म क्रियाओं की जानकारी पूर्ण किताब का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि योगा और ध्यान के माध्यम से तनाव को दूर किया जा सकता है और तमाम परेशानियों के बाद खुद को खुश और स्वस्थ रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।